नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, SOA, अदर्स प्रोग्राम्स, फलों तथा सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पादों पर जागरूकता कार्यक्रम, APVPFV, NPV 001 फलों तथा सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पादों पर जागरूकता कार्यक्रम। मॉड्यूल 3 कारखाना मानक तथा उत्पाद विनिर्देश 1.0 प्रस्तावना। आप सोच सकते हैं कि फल और सब्जी उत्पादों से संबंधित नियमों और विनिर्देशों की जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए। हमारे लिए इन नियमों को जानना इसलिए आवश्यक है जिससे हम स्वयं को आर्थिक धोखाधड़ी और बेईमानी से बचा सकें। सरकार ने खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, शुद्धता और पूर्णता के उद्देश्य से विभिन्न नियमों और विनिर्देशों को लागू किया है। इनमें FPO, FA तथा बाट और माप के नियम महत्वपूर्ण हैं। ये नियम उत्पाद विनिर्देशों, नमूना लेने के प्रक्रम, बाट और माप के मानक आदि से संबंधित हैं। FPO नियमों में कारखाना मानक और उत्पाद विनिर्देश दोनों निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं। FPO का अर्थ है फल उत्पाद आदेश। यह आवश्यक FPO वस्तु अधिनियम 1955 के खंड 3 के तहत प्रख्यापित किया गया था। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय द्वारा लागू किया जाता है। किसी भी फल और सब्जी उत्पाद के निर्माण और विपणन के लिए FPO लाइसेंस अथवा पंजीकरण की आवश्यकता होती है। यह उस कारखाने की स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों को जहां उत्पाद का निर्माण होता है और साथ ही देशभर में समान गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हित को सुनिश्चित करना है। FPO के तहत सभी फल और सब्जी उत्पाद और कुछ गैर फल उत्पाद जैसे शरबत, सिरप, सिरका, मीठा वातित जल, शीतल पेय आते हैं। फल उत्पाद आदेश में उत्पादन और भंडारण क्षेत्र के लिए न्यूनतम आवश्यकता, कारखाने की स्वास्थ्यकर, सफाई स्थितियां, मशीनरी और उपकरण, तकनीकी मानव शक्ति, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद विनिर्देशन और लेबल करने के लिए आवश्यकता आदि विनिर्दिष्ट हैं। समय समय पर FPO नियमों में केंद्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति, जिसमें सरकारी अधिकारी और फल उत्पादकों, प्रक्रमकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, की सिफारिशों के बाद संशोधन किए जाते हैं। फल एवं सब्जी उत्पादों के निर्माताओं को इस आदेश में दिए गए प्रावधानों और मानकों का पालन करना होता है। PFA का अर्थ है खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम। खाद्य में मिलावट की रोकथाम की व्यवस्था हेतु इसे संसद ने 1954 में जारी किया, जिसके साथ ही खाद्य मिलावट रोकथाम नियम 1955 जो 1 जून 1955 में इस अधिनियम में विस्तार के रूप में समावेशित किए गए। ये समाज कल्याण कानून का एक हिस्सा है जिसे आर्थिक लाभों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानव जीवन के लिए खतरनाक मिलावट की व्यापक रूप से फैली बुराई को खत्म करने के लिए लाया गया था। व्यापक रूप से PFA कानून के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के लिए मानक, नमूना लेने की सामान्य प्रक्रियाओं, खाद्य पदार्थों के विश्लेषण, आधिकारिक अधिकारियों के अधिकारों, जुर्मानों की प्रकृति और खाद्य पदार्थों से संबद्ध अन्य मानक आते हैं। ये खाद्य संयोजियों, संरक्षकों, रंजक पदार्थों, खाद्य पदार्थों की पैकिंग और लेबल लगाने, बिक्री के लिए निषेध और नियमों आदि से संबंधित है। PFA नियमों की धारा 50 के अनुसार FPO के तहत लाइसेंसधारी कारखाने को PFA अधिकारियों से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि जहां तक उत्पाद विनिर्देशों और अन्य प्रावधानों का संबंध है, निर्माता को दोनों नियमों का पालन करना होता है। PFA और FPO दोनों के उत्पाद विनिर्देश लगभग समान होते हैं, सिर्फ कुछ बातों में ही थोड़े बहुत अंतर होते हैं। बाट और माप के नियम के मानक। इसे पैकेज वस्तु अधिनियम 1977 के तहत प्रस्तुत किया गया था। इसे उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस नियम के तहत विभिन्न उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए मानक तय किए गए हैं।
इन नियमों के अनुसार किसी भी उत्पाद के लिए विवरण जैसे निर्माता का नाम और पता, उत्पाद का नाम, परिशुद्ध मात्रा, वजन, निर्माण की तिथि, बैच संख्या, सही रहने की तिथि, अधिकतम फुटकर मूल्य आदि को लेबल पर लिखा जाना चाहिए। 2.0 उद्देश्य। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित कर पाएंगे। फल और सब्जी उत्पादों के उत्पादन के लिए मशीनरी और उपकरण की आवश्यकताओं को जान पाएंगे। विभिन्न उत्पादों के लिए बनाए गए विनिर्देशों को समझा पाएंगे। लेबल करने के लिए आवश्यकताओं का वर्णन कर पाएंगे और वित्तीय सहायता, एफपीओ, लाइसेंस और उत्पाद परीक्षण के लिए संस्थानों को जान पाएंगे। 3.0 कारखाना मानक और उत्पाद विनिर्देश। खाद्य प्रसंस्करण कारखाना स्थापित करने से पहले आपको उन विभिन्न कारकों का ध्यान रखना चाहिए जो उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। आपके हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारकों को नीचे समझाया गया है। 3.1 कारखाना मानक। 3.1.1 स्थान। खाद्य प्रसंस्करण कारखाना स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। कारखाने के आसपास का परिवेश अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वहां आसपास कोई अन्य ऐसा कारखाना नहीं होना चाहिए जो फल उत्पादों के निर्माण के लिए प्रतिकूल हो, जैसे चमड़ा, हानिकारक रसायन आदि का कारखाना। क्या आप जानते हैं कि यदि स्थान स्वच्छ नहीं होगा तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं और निर्मित उत्पाद उपभोग के लिए अयोग्य हो सकता है। अतः खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के लिए स्थान का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। 3.1.2 इमारत का निर्माण। क्या आपको कभी फल, सब्जी के कारखाने को देखने का अवसर मिला है? यदि हाँ, तो आपने उसके निर्माण पर ध्यान दिया होगा। कारखानों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे वहां स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पादन किया जा सके। सीलिंग या छत स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए। परिसर का उपयोग रिहायशी परिसर के रूप में अथवा उससे संलग्न नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन की प्रतिष्ठापन क्षमता और वार्षिक उत्पादन के आधार पर कारखानों को घरेलू, कुटीर, लघु और बड़े स्तर की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता नीचे दी गई है। कारखाने में कच्चे माल और निर्मित उत्पादों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ये सुझाया गया है कि ऊपर बताए गए उत्पादन क्षेत्र के बराबर का ही क्षेत्र भंडारण के लिए होना चाहिए। 3.1.3 प्रसंस्करण कक्ष का खाका एवं स्वास्थ्यकर अपेक्षाएं। उत्पादन कक्ष की दीवारें उचित रूप से सीमेंट की हुई, पुताई की हुई और कम से कम 5 फुट ऊंचाई तक टाइल लगी या ऑयल पेंट की हुई होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से धोई जा सकें। प्रसंस्करण कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और वातायन होना चाहिए। इसमें क्रॉस आर-पार वातायन के लिए प्रावधान होना चाहिए। उत्पादन कक्ष के दरवाजे व खिड़कियां उचित रूप से मक्खी रोधी होनी चाहिए, जिसमें खिड़कियों पर तार की जाली अथवा नायलॉन की जाली और दरवाजों में स्वतः बंद होने की व्यवस्था होनी चाहिए। मक्खी पकड़ने के लिए उपकरण आदि का भी प्रावधान किया जा सकता है। प्रसंस्करण कक्ष में प्रतिष्ठापित की गई मशीनरी को कुल स्थान का 50% से अधिक नहीं घेरना चाहिए, जिससे स्वास्थ्यकर उत्पादन और कामगारों व सामग्री का आसान आवागमन संभव हो सके। सभी मशीनों को इस तरह लगाना चाहिए जिससे उत्पादन का सतत प्रवाह बना रहे। 3.1.4 कचरा निपटान व्यवस्था। भूमिगत निकासी से संबद्ध प्रभावी निकासी तंत्र होना चाहिए और कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र से बड़ी मात्रा में ठोस और द्रव व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठोस कचरे में आम के छिलके और गुठली, अमरूद के छिलके और मध्य भाग, टमाटर के बीज और छिलके आदि सम्मिलित हैं। द्रव कचरे में फलों और सब्जियों की धुलाई और विवरणन के बाद का जल सम्मिलित है। इन व्यर्थ पदार्थों का यदि उचित रूप से उपचार नहीं किया जाएगा तो ये जलाशयों और मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। अतः जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ बहिष्प्रवाही उपचार संयंत्र लगाए जाने चाहिए। 3.1.5 मूत्रालय, शौचालय, वॉशबेसिन आदि। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कारखाने में महिलाओं और पुरुषों के लिए पर्याप्त संख्या में मूत्रालय और शौचालय हो।
सफाई सुनिश्चित करने के लिए इन्हें प्रसंस्करण कक्ष के बाहर स्थित होना चाहिए। 3.1.6 जल आपूर्ति। फल प्रसंस्करण कारखाने के लिए जल एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसका उपयोग न सिर्फ धुलाई और सफाई के लिए किया जाता है, बल्कि इसे अनेक उत्पादों के लिए संघटक के रूप में भी उपयोग करते हैं। जल अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए जो BIS भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को पूरा करता हो। इसे इसकी पेय योग्यता के लिए रासायनिक और जीवाणुविक रूप से विश्लेषित किया जाना चाहिए। कारखाने में प्रतिदिन कम से कम 1000 लीटर मुक्त प्रवाही जल का प्रावधान होना चाहिए और इसकी उपलब्धता को उत्पादन के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। 3.1.7 गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा। बड़े और लघु स्तर श्रेणी के कारखानों में रिफ्रैक्टोमीटर, अपवर्तनांकमापी, हाइड्रोमीटर, जलमापी आदि जैसे उपकरणों से युक्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला होनी चाहिए। घरेलू और कुटीर स्तर श्रेणी के कारखानों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए न्यूनतम सुविधा जैसे थर्मामीटर, वजन तोलने की मशीन आदि होनी चाहिए। उत्पादन का निरीक्षण तकनीकी कार्मिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा रसायन विज्ञान, कृषि में डिग्री, डिप्लोमा हो। 3.1.8 कामगारों का स्वास्थ्य, सफाई। कामगारों को साफ एप्रेन, टोपी और दस्ताने दिए जाने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि छूत की बीमारी अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कारखाने में कार्य करने की अनुमति न हो। कामगारों का वर्ष में एक बार चिकित्सीय परीक्षण करवाना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि वो संक्रामक रोगों से मुक्त हैं। रोगी व्यक्ति प्रसंस्करण के समय खाद्य पदार्थ को संदूषित कर सकता है अथवा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर सकता है। निर्माण और प्रसंस्करण कार्य करने वाले कामगारों को उचित एप्रेन, टोपी और दस्ताने दिए जाने चाहिए। 3.1.9 मशीनरी और उपकरण। आपको किसी विशेष फल और सब्जी उत्पाद के निर्माण के लिए एकक प्रचालन यूनिट ऑपरेशन हेतु मशीनरी और उपकरणों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रसंस्करण कार्यों के लिए मशीनरी और उपकरणों को नीचे चित्र सहित दिखाया गया है। 1.0 फल, सब्जी और बोतलों की धुलाई के लिए चित्र 6 बोतल धुलाई मशीन। 2.0 रस, गूदा निकालने के लिए चित्र 6 कूट तली युक्त आयताकार सीमेंट, एल्यूमिनियम की टंकी। चित्र गूदा निकालने की मशीन। चित्र जूस निकालने की मशीन। चित्र फल मिल। 3.0 भराई के लिए चित्र 10 बोतल भरने की मशीन, निर्वात मराई मशीन। 4.0 खाद्य रखने के पात्रों को सीलबंद करने के लिए चित्र 11 ढकने लगाने की मशीन। चित्र 12 PP कैप्सीला वक्कन बंद करने की मशीन। 5.0 ऊष्मा प्रसंस्करण के लिए। 6.0 डिब्बाबंदी के लिए चित्र 13 वाष्प जैकेट वाली केवली। चित्र 14 निर्वातक बॉक्स। चित्र 16 कैन सीमा। चित्र 16 भपका रिटॉट। 7.0 पकाने के लिए भट्टियां बॉयलर। 8.0 गुणवत्ता नियंत्रण के लिए रिफ्रैक्टोमीटर, अपवर्तनांकमापी, थर्मामीटर, पिपेट, ब्यूरेट, कांच के पात्र। 9.0 अन्य उपकरण, स्टेनलेस स्टील का चाकू, मग्गा, बाल्टी, भंडारण टंकी आदि। पात्रों, कार्य करने की मेजों, मशीनों के कार्यरत भागों आदि को साफ करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण के लिए पात्रों और उपकरणों को खरीदते समय आपको बहुत सतर्क होना चाहिए। ऐसे किसी पात्र, बर्तन अथवा अन्य उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए जो धात्विक संदूषण कर सकता है। फल उत्पादों के भंडारण अथवा निर्माण के लिए लोहे अथवा तांबे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धातुएं फलों और मसालों के टैनिनों के साथ काले यौगिक बनाते हैं और इस प्रकार उत्पाद के संवेदी गुणों जैसे रंग, स्वाद और सुवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 3.2 उत्पाद विनिर्देश। कारखाना स्थापित करने के बाद आपको FPO लाइसेंस ले लेना चाहिए और उत्पाद को इस आदेश में दिए गए मानकों के अनुसार निर्मित करना चाहिए। 3.2.1 कुछ सामान्य उत्पादों के लिए विनिर्देश। कुछ सामान्य उत्पादों के लिए न्यूनतम विनिर्देशों को नीचे दिया गया है। फलों का रस।
1. न्यूनतम रस की मात्रा 2. न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस TSS. 3. अम्लता प्राकृतिक मीठा किया गया 100%, 85%, आम के रस में 45% जल मिलाया जा सकता है। प्राकृतिक 10%, शुद्ध नींबू के रस में न्यूनतम अम्लता 5% होती है। अन्य रसों के मामले में अधिकतम अम्लता 3.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 100% जूस द टेस्ट्स ऑफ गुड। 4. अनुमत पदार्थ फलों का सिरप। 1. रस की न्यूनतम मात्रा फल का रस, गूदा, जल, शक्कर, साइट्रिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल, अनुमत रंग और संरक्षक। 25% सूखे मेवे युक्त सिरप में न्यूनतम 10% सूखे मेवे मिलाए जाने चाहिए। 2. न्यूनतम TSS 65%। 3. अनुमत पदार्थ फलों का स्क्वॉश। 1. न्यूनतम रस की मात्रा 2. न्यूनतम TSS। 3. अनुमत पदार्थ फलों का जैम। 1. रस की न्यूनतम मात्रा 2. न्यूनतम TSS। 3. अनुमत पदार्थ फलों की जेली मार्मलेड। 1. रस की न्यूनतम मात्रा 2. न्यूनतम TSS। 3. अनुमत पदार्थ मुरब्बा फलों का रस, सूखे मेवे, शक्कर, जल, साइट्रिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल, अनुमत रंग, सुरुचिक और संरक्षक। 25%, 40%, रस, गूदा, शक्कर, जल, साइट्रिक अम्ल, अनुमत रंग, सुरुचिक और संरक्षक। 45%, सरस फल में न्यूनतम 20%। 68%, फलों का गूदा, शक्कर, साइट्रिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल, अनुमत रंग, सुरुचिक और संरक्षक। 45%, 65%, रस, मार्मलेड में फलों के छिलके, शक्कर, साइट्रिक अम्ल, एस्कोबिक और अम्ल, अनुमत रंग, सुरुचिक और संरक्षक। 1. फल की न्यूनतम मात्रा 55%। 2. न्यूनतम TSS। 3. अनुमत पदार्थ 68%। फल, शक्कर, साइट्रिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल, अनुमत रंग। फलों की चटनी। 1. फल की न्यूनतम मात्रा 40%। 2. न्यूनतम TSS। 3. अनुमत पदार्थ 50%। फल, किशमिश, सूखे मेवे, मसाले, नमक, शक्कर, प्याज, लहसुन, सिरका, एसीटिक अम्ल और अनुमत संरक्षक। टमाटर का केचप सॉस। 1. न्यूनतम TSS 25%, 1%। 2. न्यूनतम अम्लता 3. फफूंद काउंट निरीक्षित क्षेत्र के 40% से अधिक नहीं। 4. अनुमत पदार्थ टमाटर का रस, प्यूरी, पेस्ट, शक्कर, नमक, सिरका, एसीटिक अम्ल, प्याज, लहसुन और अनुमत संरक्षक। FPO, PFA नियमों के अनुसार निर्मित उत्पाद में न्यूनतम 10% तेल, नमक अथवा अम्लता के न्यूनतम प्रतिशत FPO के अनुसार लागू नहीं होते हैं। डिब्बाबंद फल। 1. न्यूनतम शीर्ष अवकाश 1.6 सेमी। 2. तरल छानने के बाद न्यूनतम भार 50% सरस फल के लिए। 3. अनुमत पदार्थ न्यूनतम निकासित भार 40% होता है। फल, शक्कर, साइट्रिक अम्ल, जल, डिब्बाबंद सब्जी। 1. न्यूनतम शीर्ष अवकाश 2. तरल छानने के बाद न्यूनतम भार 1.6 सेमी 55%। साल। 3. अनुमत पदार्थ सब्जी, शक्कर, नमक, जल, तेल अथवा वसा, मसाले, साइट्रिक अम्ल, सॉस, कैल्शियम लवण। उपर्युक्त और अन्य उत्पादों के विस्तृत विवरण के लिए आप विधि पुस्तक भंडारों में उपलब्ध FPO पुस्तक को देख सकते हैं। सभी उत्पादों की सामान्य विशेषताएं। उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले फल और सब्जियां अच्छी गुणवत्ता के और कीट अथवा कवक आक्रमण से मुक्त होने चाहिए। फलों, सब्जियों के क्षतिग्रस्त भागों का उपयोग उत्पादों के निर्माण के लिए नहीं करना चाहिए। फल, सब्जी उत्पादों के निर्माण के बाद इनका समय समय पर अच्छी परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण कराना चाहिए। 3.2.3 उत्पाद
कुछ फल उत्पादों के लिए विषाक्त धातुओं की सीमा ppm भाग प्रति 10 लाख में। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.2.4 कुछ अनुमत रंग जिन्हें फल उत्पादों में मिलाया जा सकता है: लाल इरिथ्रोसिन, कार्मोइसिन, फास्ट रेड, पोन्सियू 4R नीला, इंडिगो कार्माइन, ब्रिलियंट ब्लू, चटक नीला FCF, पीला टेट्राजीन, सनसेट येलो FCF, हरा हल्का हरा SF, फास्ट ग्रीन तीव्र हरा FCF। अधिकतम सीमा 0.2 ग्राम किग्रा। 3.2.5 फल उत्पादों में अनुमत संयोजी प्रसंस्करित फल और सब्जी उत्पादों में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे जीवाणुवीय वृद्धि का अवरोध, अम्लीकरण, इमल्सीकरण आदि, लेकिन इनका उपयोग FPO के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से फल उत्पाद में निम्नलिखित संयोजी मिलाए जा सकते हैं: फलीय अम्ल जैसे मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। पेक्टिन, सोडियम एल्जीनेट, कैल्शियम एल्जीनेट, एल्जीनिक अम्ल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एल्जीनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लैक्टेट और अन्य घुलनशील कैल्शियम लवण मिलाए जा सकते हैं। फल उत्पाद में लेसिथिन और टोकोफेरोल को प्रतिऑक्सीकारक के रूप में मिलाया जा सकता है। 3.2.6 फल उत्पाद में उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री। आपने ध्यान दिया होगा कि कन्फेक्शनरी की दुकान में अलमारियां आकर्षक पैकेजिंग में रखे उत्पादों से भरी रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्पादों को पैक क्यों किया जाता है? पैकेजिंग का प्रमुख उद्देश्य प्रसंस्करित उत्पादों की सुरक्षा करना है। यह विपणन और परिवहन के समय भी सहायक हो सकती है। फल और सब्जी उत्पादों को उपयुक्त पात्रों जैसे कांच, पेट बोतलों, उपयुक्त प्रकार की टिन की प्लेट से बनी स्वच्छ ढक्कनों वाली केनों, अपूतित और लचीली पैकेजिंग सामग्री में पैक करना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता खाद्य स्तर की हो और जो भारतीय मानक ब्यूरो की पुष्टि करती हो। 3.2.7 लेबल करने के लिए आवश्यकताएं। फल और सब्जी उत्पाद को पैक और सील करने के बाद आपको उसे उचित रूप से लेबल करना चाहिए। यदि आपको पैकेज पर लेबल नहीं मिलता है तो क्या आप उत्पाद खरीदेंगे? स्पष्ट रूप से नहीं। लेबल पर विवरण FPO, PFA तथा बाट और माप के नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। उपरोक्त नियमों के अनुसार लेबल पर निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होती है। 1. FPO मोनोग्राम और मोनोग्राम के दाहिने हाथ अथवा शीर्ष पर संख्या। 2. उत्पाद का नाम, प्रकार। 3. शुद्ध मात्रा, वजन। 4. अनुपात के घटते क्रम में संघटक। 5. बैच कोड संख्या। 6. से पहले श्रेष्ठ। 7. अधिकतम फुटकर कीमत। 8. निर्माता का पूरा नाम और पता। 9. संरक्षकों, सुरुचिकों और रंजक पदार्थों का विवरण स्पष्ट रूप से और पृथक रूप से करना चाहिए। 10. निर्यात करने वाले उत्पाद के लिए भारत में निर्मित अथवा भारत का उत्पाद लिखा होना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता अथवा उत्पत्ति के बारे में कोई भ्रामक वक्तव्य नहीं होना चाहिए। 3.3 FPO लाइसेंस लेने के लिए प्रक्रिया। फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता FPO लाइसेंस है। लाइसेंस को कैसे और कहां से प्राप्त करना चाहिए, इसका वर्णन नीचे दिया गया है। FPO लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र उपनिदेशक फल एवं सब्जी परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र। प्रपत्र ए का नमूना अनुलग्न 2 में दिया गया है। मशीनरी और उपकरण की सूची। कारखाने की योजना। किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से पेयता पीने योग्य के लिए जल विश्लेषण की रिपोर्ट। कारखाने के अधिग्रहण का प्रमाण। यदि कारखाना रिहायशी इलाके में स्थित हो तो स्थानीय अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र। सहभागिता की वस्तुओं का भागीदारी दस्तावेज ज्ञापन जहां कहीं आवश्यकता हो। 3.4 फल प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध वित्तीय सहायता योजनाएं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी संगठन,
NHB, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं पेश की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे नई इकाई स्थापित करने, विद्यमान इकाई के विस्तार और आधुनिकीकरण, पश्चगामी सहबंधों बैकवर्ड लिंकेज जैसे ठेके पर खेती, अग्रगामी सहबंधों फॉरवर्ड लिंकेज जैसे बाजार सर्वेक्षण और उत्पाद विशेष के विज्ञापन, शीत भंडारण, शीत श्रृंखला, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, फल प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र FPTC आदि को स्थापित करने के लिए अनुदान, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामान्य क्षेत्रों में स्थापना करने, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए इमारत, संयंत्र और मशीनरी की कुल कीमत का 25%, अधिकतम 50 लाख, और दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, समालित जनजातीय विकास परियोजना ITDP क्षेत्र आदि में 33.33%, अधिकतम 75 लाख दिया जाता है। शीत भंडारण और शीत श्रृंखला की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33%, अधिकतम 75 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण उद्यमियों के विकास के लिए FPTC की स्थापना करने हेतु एकल उत्पाद इकाई के लिए 2 लाख और बहु उत्पाद इकाई के लिए 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए योजना परियोजना रिपोर्ट तैयार करके संबंधित राज्यों की नोडल एजेंसियों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 1,10,049 में जमा की जाती है। 4.0 सारांश। इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि किस प्रकार FPO आवश्यकता को पूरा करते हुए उस परिसर में सफाई और स्वास्थ्य की स्थितियों को बनाए रखकर जहां उत्पादों का निर्माण किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता का जल गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा, वांछित मशीनरी और उपकरण प्रदान करते हुए फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया जा सकता है। उत्पादों का निर्माण FPO के तहत बनाए गए मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तभी निर्मित किया जा सकता है जबकि अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल जैसे फल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि संयोजी जैसे रासायनिक संरक्षक, रंजक पदार्थ और विषाक्त धातुएं प्रस्तावित सीमा के भीतर ही रहें। उत्पाद के निर्मित होने के बाद इस पर उचित लेबल लगाया जाना चाहिए जिस पर उपभोक्ता को सही जानकारी देने के लिए आवश्यक विवरण हो और उत्पाद का निर्धारित गुणवत्ता के लिए परीक्षण होना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।